Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Fayal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. आई होप आपने इससे पुरानी वीडियो दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख ली है. आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है. कोई भी डाउट था तो आपने कमेंट्स में लिख दिया है, जिसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा. अब फाइनली हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में ये 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे. लेकिन अगर आपको लगता है आपकी तरफ से कि कोई और पॉइंट भी ऐड हो सकता है, मतलब किसी और पॉइंट में भी ऐसा दम है कि वो लिमिटेशन में काउंट हो सकता है, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ लीजिएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेशन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. मतलब प्लानिंग चीज़ों को थोड़ा सा रिजिड बना देती हैं, फ्लेक्सिबल की जगह रिजिड बना देती हैं. मतलब थोड़ा सा जो जल्दी मोल्ड नहीं होता वैसा बना देती हैं. देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग शायद डायनामिक एनवायरनमेंट में उतने अच्छे तरीके से वर्क ना करे. इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है प्लानिंग. अब आप सोचेंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो मैम बोल रहे थे कि ये इनोवेशन को प्रमोट करती है, ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये क्रिएटिविटी को कम कर देती है? मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो मैम क्या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा? आप पहले उसे इंपॉर्टेंस में हाँ अच्छा बोल रही हो और फिर उसको नेगेटिव पॉइंट में काउंट कर रही हो, ऐसा कैसे? तो बेटा मैं आपको बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट डे से बता रही हूँ, सेम पॉइंट को आप एडवांटेज में भी लिख सकते हो, आप डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो, आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, आप लिमिटेशन में भी लिख सकते हो. ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि दोनों का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होना चाहिए. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इट इज अ टाइम सेविंग टास्क. दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन अगर आपने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखा कि ये करने में इतना टाइम लग जाता है लेकिन ये हो जाता है, तो उसके बाद टाइम सेव हो जाता है, तो ऐसे में दोनों चीज़ें आप क्या कर रहे हो? सेटिस्फाई कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो कि हाँ एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो सकता है एक सिंगल पॉइंट. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अगर नहीं भी गया है तो जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक खोलेंगे और ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो पॉजिटिव में भी लिखे हुए हैं, नेगेटिव में भी लिखे हुए हैं, तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा. फिर ये बोलता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. बहुत ज़्यादा क्यों कॉस्ट लग जाते हैं. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अब देखो, मैंने प्लान कर लिया, मैंने प्लान किया मुझे फ्यूचर में सीएस बनना है, ठीक है. मैं अभी 9th क्लास में हूं, मुझे पता है मुझे सीएस बनना है. अब ऐसे सिनेरियो में मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आर्ट्स में भी है, मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट गेम्स में. मैं नहीं बोलूँगी आई वाज नेवर गुड एट गेम्स, बट ठीक है चलो एग्जाम्पल के लिए बोल देते, थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट गेम्स में भी है. लेकिन मेरा अल्टीमेट फोकस क्या रहेगा? मुझे सीएस करना है, मुझे सीएस करना है, मुझे सीएस करना है. तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है मैं आर्ट्स और गेम्स को उतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं दूँ. तो मेरी लाइफ थोड़ी सी क्या हो गई है? रिजिड हो गई है, मतलब थोड़ी सी टाइट हो गई है. मैं उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं रही है. सो ये बोलता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विथ स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन. जब प्लान्स बनते हैं, जब प्लानिंग होती है, उस टाइम पे कुछ गोल सेट होते हैं और उन गोल्स को आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करना पड़ता है. फॉर से मैंने बोला मुझे इतना अचीव करना है विद इन 2 months, तो आपने इसको एक डेडलाइन दे दी है. आपका ये गोल है, आपको अचीव करना है और उसके लिए आपके पास क्या है? एक डेडलाइन डेट है. These plans then decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. अब क्या होगा? ये जो प्लान आपने तैयार किया है कि मुझे इतने टाइम में, इतना का टाइम ड्यूरेशन में इतना काम करना है, इतना टारगेट अचीव करना है, अब सारे क्या करेंगे? इस टारगेट को अचीव करने में लग जाएंगे. आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्स इसमें लग जाएगी. अब मान लो इतना काम हो चुका है, डेडलाइन डेट पास में है, लेकिन मैनेजर प्लान ही चेंज करना चाहता है.
ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? दोबारा से समझो। मैंने सोचा कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी डेडलाइन डेट है। ऐसे सिनेरियो में अब आप देखिए कि यहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है, पूरा आपका वर्कफोर्स ये कंप्लीट करने में लग गया है। अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना काम आपका हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है आपके टारगेट तक पहुँचने के लिए। लेकिन बीच में मैनेजर को लगता है कि यार ये नहीं, ये करना चाहिए था, मतलब ऑलमोस्ट प्लान ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे में आप ऐसा मानिए कि क्या प्लान चेंज करना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा काम कर चुके हो। जब आप आधे से ज़्यादा काम कर चुके होगे तो आप सोचोगे यार कैसे पॉसिबल होगा, मतलब फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना, फिर से शुरू करना, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना। ऐसे मानिए आप 8th क्लास कर चुके हो, उसके बाद कोई आपको बोल रहा है नहीं यार फिर से नर्सरी से शुरू कर, पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। आप बोलोगे नहीं यार अब तो कैसे मर्जी तू 9th 10th 11th 12th निकलवा दे, मैं दोबारा से नर्सरी से शुरू नहीं कर सकता। तो ये चीज़ सेम यहाँ पे बोली जा रही है कि आप दोबारा से चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। अब आप चेंजेस नहीं कर पाओगे प्लान में, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी। ऐसे रिजिडिटी प्लान्स में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी क्रिएट करती है। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। मैनेजर्स को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है ताकि वो चेंज सर्कमस्टांसेस से डील कर सके। अब कोई भी चीज़ तो एक्चुअली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। मैं चलो ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है कल मैं स्कूल नहीं आऊँ, ठीक है, ये मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ। क्या मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि ऐसा ही होगा? नहीं बता सकते। या फिर मैं बोलूँ कि कल मैं ज़रूर आऊँगी स्कूल में, बट मैं अगले दिन बीमार हो गई हूँ, तो मैं क्या जा पाऊँगी? नहीं जा पाऊँगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़े से चेंजेस का स्कोप रखना पड़ता है, जो कि प्लानिंग की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। Following a predetermined plan where the circumstances have changed may not turn out to be in an organization interest. अच्छा, मैंने अभी एक बात बोली कि प्लानिंग के टाइम पे चेंजेस थोड़ा सा स्कोप रखना पड़ता है, ऐसा कुछ। सो व्हाट आई मेंट वाज दिस कि जब भी आप प्लान बनाते हो ना, दो मैं अभी लिमिटेशन पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग के बारे में कि जब भी आप प्लान बना रहे होते हो उसमें थोड़ा सा स्कोप छोड़ा करो चेंज का। मतलब आगे आप चल के अगर मान लीजिए किसी कंपनी के बिजनेस वो मैनेजर बनते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप थोड़ा सा स्कोप नहीं छोड़ोगे, शायद एक बैकअप प्लान नहीं कैरी करोगे अपने साथ, तो हो सकता है चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट चले जाएं, बियॉन्ड द फैक्ट कि आप प्लानिंग कर रहे थे। सो प्लानिंग करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें चेंज का स्कोप रखना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी चीज़ें इफेक्टिवली वर्क करेंगी। Following a predetermined plan where the circumstances have changed may not turn out to be the best in organization's interest. मतलब आपने जो पहले से डिसाइड किया हुआ था प्लान, वो आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, तो शायद ये जो चीज़ आपने करी है प्लान, जिसका रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, वो इतना अच्छा ना रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब मैंने क्योंकि चेंजेस का स्कोप नहीं छोड़ा था, मैंने क्योंकि सिर्फ प्लान पे फोकस किया, मेरा प्लान बहुत रिजिड था, अब चेंजेस आ गए हैं पर मैं उन पे ध्यान नहीं दे रही, मैं बोल रही हूँ नहीं भैया मैं तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलूँगी क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा प्लान कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे सिनेरियो में वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा। सो ये था हमारा फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच सेज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अगर लेमन्स लैंग्वेज में मैं इसको समराइज करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं प्लान बन जाने से चेंजेस जो आप पहले कर सकते थे वो पॉसिबल नहीं रह पाते हैं, उतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर चुके हो, आपको डायरेक्शन मिल चुकी है। जब आपको डायरेक्शन मिल चुकी है और आप आधे रास्ते तक पहुंच गए हो, तो वहाँ से वापस आना या वहाँ से कहीं और जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो प्लानिंग क्या करती है, रिजिडिटी को लीड करती है। सो ये था हमारा फर्स्ट लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन बोलता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट।
अब डायनामिक एनवायरनमेंट तो हम सबको पता है, ऐसी एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब हमें पता है हमारे अराउंड जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब वो बदलती रहती हैं। सो यहाँ ये बोलते हैं प्लानिंग शायद डायनामिक एनवायरनमेंट में उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाए। अब देखो, मान लो मैंने करी प्लानिंग कि मुझे सीए बनना है, ठीक है, मैंने करी प्लानिंग कि मुझे सीए बनना है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब 4 से 5 कोर्सेज हुआ करते थे, हर कोई उसमें एंट्री लेना चाहता था, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, या फिर हमारा साइंटिस्ट, या फिर हमारा सीएस, कुछ भी, मतलब ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि हर एक इंसान यही करना चाहता है। लेकिन आज का ड्यूरेशन देखें तो आज ये कितना वाइड हो चुका है, हमारे ऑल्टरनेटिव्स कितने बढ़ चुके हैं। कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई टिकटॉक पे फेमस होना चाहता है, दो अब इट्स बैंड नाउ, बट स्टिल कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे फेमस होना चाहता है जहाँ पे उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले। टिकटॉक के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आ चुके हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में अवेलेबल। आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम वाला बिजनेस कर सकते हैं, आप मीशो जैसी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ा रही हैं। दैट मीन्स अब ऑप्शन लिमिटेड नहीं है, अब ऑप्शन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपने पहले से ही चूज कर लिया है सीए, ठीक है, आपने सोचा मुझे सीए बनना है, लेकिन अब आपने देखा कि भैया जितना सीए कमाता है उससे ज़्यादा तो टिकटॉकर कमा लेता है, तो आपको अब एकदम से क्लिक करेगा, अरे ये तो कितना सडन चेंज आया है, और फिर अगले दिन कोई और नई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो और ज़्यादा आपको कमाने का मौका देगी विद लेस योर एफर्ट्स। तो ऐसे में चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ऑप्शन दिन ब दिन बदल रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी ये प्लानिंग कि मुझे सीए बनना है, हो सकता है उतना इफेक्टिवली वर्क ना करे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक इंसान के अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू। तो ऐसे एनवायरनमेंट पे आपको नॉर्मल वर्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये बोलते हैं द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है दिन ब दिन। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन। ये डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो ये बोलते हैं जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, कोई सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल, लीगल, इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ना एक चीज़ में तो चेंज आ ही जाता है। ऐसे टाइम पे द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। ऐसे टाइम पे मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बता रही हूँ प्रीवियस चैप्टर के, कि अगर आप अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, और आप पिछड़ गए मतलब आपका बिजनेस पिछड़ गया और आपका बिजनेस अब बंद हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहना पड़ेगा। It becomes difficult to accurately access future trends in the environment if the economic policies are modified or political conditions in the country are not stable or there is a natural calamity. ऐसे सिनेरियो में फ्यूचर को सोचना, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, तो ऐसे सिनेरियो में फ्यूचर के बारे में सोचना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे, देखिए, अब मुझे ये पता है कि भैया कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब एमपी में फिर से सरकार बदलने वाली है, कुछ ना कुछ चेंज आने वाले हैं, तो ये पॉलिटिकल चेंज है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, सरकार बदलेगी तो मेरे बिजनेस पे भी कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट सरकार मेरे बिजनेस से ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करती हो, या फिर उसके अलावा कोई नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप इवेलुएट नहीं कर सकते, आप उन पर वर्क नहीं कर सकते, जो कि प्लानिंग का मेन एस्पेक्ट होता है। तो अगेन ये क्या लीड करती हैं, कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग करने से थोड़ा सा पीछे खींचती हैं। कॉम्पिटिशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स। आपके मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो भी आपके प्लान्स को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं। प्लानिंग कैन नॉट बी फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर कैन बी ऑब्स्टिकल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। ये बोलते हैं कि भैया प्लानिंग
फोरसाइटनेस है, मतलब आप फोरसी कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली आ जाती हैं और आपने उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होता, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी। मैं बोलूँ, मैंने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते की हुई है, लेकिन कल अर्थक्वेक आ गया। क्या मुझे पता था अर्थक्वेक आने वाला है? क्या हमें पता होता है कि ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है? हाँ, अब बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, बट बियॉन्ड द फैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। बिहार में फ्लड आ गई, चलो सबको पता है हर साल बिहार में फ्लड आ रही है, आजकल आसाम में फ्लड आती है, बट क्या अगले साल भी आएगी इसकी कोई गारंटी है क्या? या अगले साल नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो नेचुरल कैलेमिटी जैसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर सरकार में अंदर ही कोई ना कोई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से सरकार गिर गई, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें मीडिया कवरेज में नहीं आती हैं। मीडिया कवरेज में वो चीज़ें आती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती हैं, अंदर क्या चीज़ें चल रही है वो आपको नहीं पता होता। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं फोरसाइटनेस में भी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग पूरा का पूरा फ्यूचर पे बेस्ड होती है, क्योंकि प्लानिंग पूरा का पूरा फोरसाइटनेस पे बेस्ड होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हर एक चीज़ को फोरसी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो प्लानिंग हमेशा इतनी इफेक्टिव हो ज़रूरी नहीं होता है। अगेन व्हाट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ में आया है पॉइंट प्लानिंग का। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। थर्ड पॉइंट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब अगेन मैं रिपीट करूंगी वो पॉइंट जब मैंने बोला था कि आप बोलेंगे कि मैम अभी थोड़ी देर पहले आप इसे पॉजिटिव में बता रहे थे, अब नेगेटिव में बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो अब आप फाइनली जानेंगे ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इससे क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज होती है। ये बोलते हैं प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब अगेन आप बोलेंगे मैम ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़े टाइम पहले तो पढ़ा था प्लानिंग हर एक इंसान करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ वो कॉन्सेप्ट। देखिए, मैनेजमेंट में आते हैं टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए तो इनको इंडिविजुअल प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कौन करेगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट वाले लोग। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे ऐसी लाइन लिखी गई है। इससे कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी से ही पिक की है ये लाइन, और इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि पहले ये कुछ और बात बोल रहे हैं अब ये कुछ और बात बोल रहे हैं। नहीं बेटा, इनका मतलब अलग है। पहले ये बोल रहे थे कि प्लानिंग हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे करता है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का ये काम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है। Usually the rest of the members just implement these plans. जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बाकी के सारे लोग करते हैं। मतलब ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ना, इनमें जो भी लोग आते हैं ना वो उन्हीं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जो टॉप लेवल द्वारा बनाए गए जाते हैं। As a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act on their own. ओके, आपके पापा मम्मी कोई ना कोई वर्क करता होगा, कई सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनसे कभी पूछ के देखना कि क्या वो अपने बॉस के प्लान में इंटरफेयर करते हैं। बॉस ने बोला कि ऐसा करना है, तो क्या वो बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा कुछ और करने का मन है? इतना तो आपको भी पता होगा आप ऐसा नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आई कांट से ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा रेड कर लो, भाई मेरी उतनी है ही नहीं कि मैं डिसाइड कर पाऊँ। जिसकी थी उसने डिसाइड करके बता दिया ब्लैक तो ब्लैक, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज वी आर नीचे वाले लेवल वाले लोग। मतलब लोग लेवल वाले नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के लेवल में हम नीचे आते हैं। ठीक है,
Then it says, thus much of the initiative or creativity inherent in them also gets lost or reduced. ये बोलते हैं भैया जब नीचे लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लोग सिर्फ फॉलो ही करते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकते कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, उन्हें वो ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में जो इंसान इस लेवल पे है या फिर इससे नीचे वाले लेवल पे है, उनके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मुझे पता है मैं आर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है मुझे कलर कॉम्बिनेशन टोन्स का बहुत आइडिया है, लेकिन मेरे बॉस ने बोला है रेड कलर, तो मैं रेड कलर ही करूँगी, चाहे मुझे वहाँ पे पिंक अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि बॉस का डायरेक्शन है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग इन दैट। तो यहाँ पे मेरी जो क्रिएटिविटी थी वो ओवर द टाइम लूज हो जाएगी, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। क्रिएटिविटी इम्प्लीमेंट करने से ही तो बढ़ती है, बट यहाँ पे मुझे मौका ही नहीं मिला मेरी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करने का। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच माई क्रिएटिविटी मे फेड अवे। Then it says, thus much of the initiative or creativity inherent in them also gets lost or reduced. Most of the time employees do not even attempt to formulate plans. बहुत बार तो ऐसा होता है कि employees try ही नहीं करते, attempt ही नहीं लगाते, they only carry out orders. जो उनको orders मिलते हैं बस उन्हीं को carry out कर लेते, खुद से कोई प्लान बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है। Then it says, thus planning in a way reduces creativity since people tend to think along the same lines as others, there is nothing new or innovative. फिर आफ्टर अ वाइल सबकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो वही बातें रिपीट करने लग जाते हैं जो उन्होंने सुनी होती हैं, ऑर्डर्स में फॉलो की होती हैं, और कहीं ना कहीं इनोवेशन गायब हो जाता है। सो इससे हम क्या समझे, हमने जब ये पॉइंट पॉजिटिव में पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि क्योंकि हर एक इंसान को फ्यूचर में से सारे ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने को मिलता है, प्लानिंग में बहुत अपना फोरसाइटनेस यूज़ करने को मिलता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंसान क्या हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि क्योंकि पूरा का पूरा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान होता है वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके द्वारा बनाए गए प्लान्स ही इम्प्लीमेंट होते हैं, इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और एम्प्लॉयज़ की खुद की क्रिएटिविटी लूज हो जाती है। तो ये था नेगेटिव पॉइंट, वो था पॉजिटिव पॉइंट, दोनों को एज इट इज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अनदर पॉइंट था लिमिटेशन का, दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन के फोर्थ पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यहाँ हम एक और लिमिटेशन पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एज यू पीपल नो हम ये तीनों पढ़ चुके हैं, चौथा हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए, प्लानिंग कोई हल्की फुल्की बात तो है नहीं। मैंने आपको बताया था जब कोई इंसान प्लानिंग करता है तो वो बहुत सारे फैक्ट्स को स्टडी करता है, बहुत सारा रिसर्च वर्क करता है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एफर्ट्स भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, मैन पावर भी लगती है, और पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसा मानिए कहीं ना कहीं प्लानिंग कितनी कॉस्टली वो बन जाती है हमारे लिए। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. जब प्लान्स बनाए जाते हैं बहुत सारा कॉस्ट लगता है उनकी फॉर्मुलेशन में। These may be in terms of time and money. For example, checking accuracy of the facts may involve lot of time. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पैसे के वे में भी हो सकता है, ये टाइम के वे में भी हो सकता है। आपको किसी चीज़ की एक्यूरेसी चेक करनी है, मुझे पता चला ये नया ट्रेंड आ रहा है, तो मैं उसके बारे में स्टडी करूँगी ना, मैं एक्यूरेटली देखूँगी कि वो फैक्ट है कि नहीं है, क्या किसी ने मुझे बुद्धू तो नहीं बना दिया, तो मैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करूँगी ना। तो उसमें क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, और एनालाइज करने में पैसे भी तो खर्च होते हैं। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू एसर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो और ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा डीप में प्लान्स बनते हैं, जिनमें कैलकुलेशंस इस्तेमाल होती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना होगा तो कितना रहेगा, क्या होगा तो कैसे होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती हैं, बहुत सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज लगते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल्ड बन जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टाइम टेकिंग भी बन जाती हैं।
द कॉस्ट इनकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द प्लान्स। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉस्ट आपने लगा दी है ना प्लानिंग पे, वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, जो उससे रिजल्ट निकलता है उससे। कैसे? मैंने प्लान बनाया, ठीक है, मैंने प्लान बनाने में लगाए 10 लाख रुपए, लेकिन वो प्लान जब एक्चुअल सिनेरियो में कन्वर्ट हुआ, रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, सारा कंप्लीट हो गया, तो मुझे उससे सिर्फ 8 लाख का फायदा हुआ। आपने कॉस्ट कितनी लगाई? 10 लाख रुपए, लेकिन आपको फायदा उससे कितना हुआ? 8 लाख का। व्हाट्स द सेंस? जस्टिफाई कर पाए आप अपना वो एक्सपेंडिचर जो आपने किया था प्लान बनाने में? दूर दूर तक नहीं भैया। प्लान बनाने में आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया इंस्टेड ऑफ उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में, या फिर मैं बोलूँ कि 12 लाख भी अगर आपको मिल रहे होंगे, तो भी आपने 10 लाख के एफर्ट्स लगाए 12 लाख कमाने के लिए, सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा। व्हाट्स द सेंस? जस्टिफाई नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे। हाँ, 10 लाख से आप 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ कमा लेते, वहाँ आप बोलते कि आपने जस्टिफाई किया है। सो कई बार ये कॉस्ट जो आप इनकर करते हैं, आप उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट एज वेल, लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशंस। ओके, कई तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो नोटिस में ही नहीं आते हैं। जैसे मैं बोलूँ, आप दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पे गए हो, ठीक है। अब जब आप रोड ट्रिप पे जाते हो तो कैंपेनिंग या टेंट वगैरह खरीदना, पेट्रोल डलवाना, कहीं होटल में स्टे अगर बीच में आप लेते हो, इंटरवल लेते हो, ये सारे मोटे मोटे एक्सपेंडिचर है जो हर एक इंसान को नज़र आते हैं। बट आप उतरे गाड़ी से, वहाँ पे जूस वाला खड़ा हुआ था, आपने सबको जूस पिलाया। आप फिर आगे गए, सबको प्यास लगी थी, आपने पानी की बॉटल्स खरीद के आए। आप फिर आगे गए, कहीं पे आप लोगों ने रुक के चाय पी। अब ये चाय पीने पे भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये जूस पे भी एक्सपेंडिचर हुआ है, ये पानी खरीदने पे भी एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन ये काउंट नहीं किया जाता। कई बार लोगों को लगता है छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है तो ये काई, मतलब पेटी एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन है तो कब पेटी एक्सपेंडिचर बन बन के वो और ज़्यादा बन जाए। फॉर से मैं बोलती हूँ, एक जगह मैंने 1000 रुपये खर्च किया, जूस पिलाने में मेरे को 3000 लग गए, तब वो मुझे पेटी लग रहा होगा। और आगे चल के चाय पिलाई तो 3000 का और खर्चा आ गया, फिर आगे चल के सैंडविचेस खाए, उसमें 2000 का खर्चा आ गया। तो ये सब कंबाइन किए जब मैंने, तो ये तो मोटा मोटा 10,000 का खर्चा बन गया। लोगों ने पेट्रोल 4000 का डलवाया तो वो बोल रहे थे हमने बड़ा खर्चा किया, और आपने 10,000 खर्च कर दिया, लेकिन किसी की नज़र में भी नहीं आया वो एक्सपेंडिचर। तो ये बोलते हैं ऐसे भी कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि नज़र में ही नहीं आते, लेकिन होते हैं। मीटिंग कराने में, मीटिंग जब आप कराते हो, आप सबको चाय कॉफ़ी तो सर्व करते हो, कुछ रिफ्रेशमेंट तो देते हो, बुलाते हो तो उस एरिया की क्लीनिंग करवाते हो, तो सर्वेंट को पैसे दोगे, इतने सारे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, लाइट्स वाइट्स का एक्सपेंडिचर। तो ये सारे तो काउंट भी नहीं होते, ऐसा मानिए। ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग का ही पार्ट है ना। जब आप मीटिंग करोगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो वो एक्सपेंडिचर प्लानिंग की तो कॉस्ट में कवर किए जाएंगे ना। तो प्लानिंग ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम्पल किसी भी तरह का लिख सकते हैं। मैं यूजुअली आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। बट ज़रूरी नहीं है आप पेपर में यही एग्जाम्पल यूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इस्तेमाल कर सके तो वो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे तो आप ऐसे इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। अल्टीमेटली आपका गोल है सामने वाले इंसान तक अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को पहुंचाना, दैट्स इट। ये था हमारा 4th पॉइंट, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थोड़ा बहुत ये एस्पेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भैया जब हम खर्चा करते हैं प्लानिंग में, तो वो सिर्फ मनी का खर्चा नहीं होता, टाइम का भी होता है। लेकिन इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। व्हेन माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो हम लोगों को 6 महीने पहले से पता था कि 6 महीने बाद शादी है। उन 6 महीनों में हर रात हम लोगों ने अलग लिस्ट बनाई, अलग तरीके की प्लानिंग की, हर एक चीज़ को डिसाइड किया।
कहाँ क्या कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से क्या चीज़ खरीदनी है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ शादी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, मुहूर्त क्या है, पंडित जी कौन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लान करने में हमें हर रात 2 से 3 घंटे लगते थे। तो आप मानिए ये कितना टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है। ऐसे बोलिए कि अगर आपको अच्छी प्लानिंग करनी है तो आपको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ता है, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। ये बोलते हैं समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी प्लान्स बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलता। सोचिए। Then it says planning process is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternatives and select the best one. मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो, किससे कहाँ खाना कहाँ से ऑर्डर करना है, कहाँ पे पार्टी करनी है, कहाँ अच्छा रहेगा, क्या कैसा होगा, और उन ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। मतलब आप इवेलुएट करते हो, एनालाइज करते हो, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कौन से वाला ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। ये एनालिसिस, ये इवेलुएशन, ये ऑल्टरनेटिव्स को देखना, ये ऑल्टरनेटिव्स में से एक सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। Then it says lot of time is needed in developing planning premises. बहुत बार तो प्लानिंग प्रेमाइसेस डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब ये क्या है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि प्लानिंग प्रेमाइसेस डेवलप करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम लग जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस एक्शन गेट्स डिलेड and whatever there is a need for prompt and immediate decision, then we have to avoid planning. जहाँ पे आपको इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं वहाँ आप प्लानिंग करते ही नहीं हैं। मुझे यहाँ पे पता है मुझे घर जाना है, मैं ओला से जाऊँ ऊबर से जाऊँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ के प्लान नहीं करूँगी क्योंकि मेरी अर्जेंसी है। मैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एक क्विक डिसीजन लूँगी और फिर उसके बेसिस पर डिसाइड कर लूँगी कि भैया ओला से चलते चलो बस। बट अगर मेरे पास टाइम होता, अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम होता कि हाँ मैं डिसाइड कर सकती, तो मैं एनालाइज करती ओला कितनी अच्छी चलती है, ओला के फेयर ज़्यादा हैं, ऊबर के फेयर ज़्यादा हैं, कौन सी ज़्यादा सेफ़ है, कौन सी मुझे कम पैसे में ज़्यादा ड्यूरेशन मतलब ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करवा सकती है, तो मैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करती। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊँगी, मेरे को डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। विच इन अदर वे यही कन्वे करता है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, विच इज़ अगेन अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सो हमने पढ़ लिए हैं हमारे 5 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो ब्रेक लेके देखिए, लेकिन सारे पॉइंट्स देखना ज़रूरी है क्योंकि केस स्टडीज़ में सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द लास्ट लिमिटेशन। ओके, सो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? लास्ट पॉइंट बोलता है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। ये बोलते हैं कि भैया एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि उसे लाइफ में सीए बनना है, उसने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया कि 11th-12th में मैं कॉमर्स लूँगा, अच्छे से साइड बाय साइड एक कोचिंग कर लूँगा, सीए फाउंडेशन तो ऐसे ही मेरा निकल जाएगा, फिर इंटर के लिए मैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाऊँगा, वहाँ से कोचिंग लूँगा, पेपर दूँगा, फिर मैं फाइनल के लिए वहाँ जाऊँगा, उस सैटेलाइट क्लास से पढ़ूँगा। उसने सारी प्लानिंग कर ली है, बट क्या कोई गारंटी है कि वो सीए बन ही जाए? डोंट नो। यहाँ पढ़ते हैं, ये बोलते हैं द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप। मतलब फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपको अपने प्लान्स प्रॉपरली बनाने हैं, आपको अपने प्लान्स ढंग से बनाने हैं, एंड सेकेंड है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। मैंने प्लान बहुत अच्छा बना लिया कि मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ,
तो आपने जो प्लान्स बनाए थे वो इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं रहे। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे बोल सकते हो कि आपको रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। Second, it says any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. किसी भी प्लान को आपको एक्शंस में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो मीनिंगलेस, बिना मतलब के बन जाते हैं, बिना मतलब के हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि मैंने प्लान बनाया, वो सीए वाला प्लान ही लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने टाइम टेबल तक बना लिया कि इतने चैप्टर इतने दिन में, इतने चैप्टर इतने दिन में, लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ने की बात आती है तो मुझे नींद आ जाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। और सोना तो भैया पढ़ाई से ऊपर होता ही है सबके लिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपने प्लान्स बनाए, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, आपने टाइम टेबल बना दिया और बेस्ट चीज़, लेकिन वही इम्प्लीमेंटेशन भी तो उसका मेन पार्ट है। अगर वही नहीं करोगे तो कैसे बोल सकते हो कि प्लान सक्सेसफुली अचीव होंगे। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। मैनेजर्स के पास एक टेंडेंसी होती है टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। मतलब ये पुराने जितने भी सक्सेसफुल प्लान्स होते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, मतलब ट्राई करके उन्होंने टेस्ट करके देख लिया, इट वर्क, दैट्स वाई दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. कहने का मतलब क्या है, मैं जब 5th में थी मैंने 6th के लिए प्लान बनाया था, ठीक है, बहुत बढ़िया प्लान बना और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हुआ और उसने रिजल्ट भी अच्छा दिया। सेम चीज़ मैंने 6th में की फॉर 7th, लेकिन ऐसी कोई गारंटी है कि वो वर्क करेगा? बिल्कुल भी नहीं है भाई। जब मैं 5th में थी और मैंने 6th के लिए प्लान बनाया था एंड इट वर्कड, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा था कहीं पे भी कि आगे भी तुम जितने भी प्लान्स बनाओगे ऑन दिस बेसिस ओनली वो वर्क करेंगे ही करेंगे। सो यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई थी मैनेजर्स वाली कि मैनेजर्स यूजुअली जैसे प्लान बनाते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज पे बनाते हैं जो उन्होंने खुद ट्राई किए होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनका पिछले वाला प्लान वर्क किया था तो ये वाला भी करेगा, और अगर ये वाला वर्क किया है तो आगे वाला भी करेगा। इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं देता, विच इज़ अगेन अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि आप प्लान बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कीजिए, तभी वो प्लान इफेक्टिव प्रूव होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा जो भी डिजायर्ड है। सेकेंड चीज़ ये बोलता है कि पिछला आपका प्लान इस तरीके से वर्क किया था तो ज़रूरी नहीं है ये वाला प्लान भी जो उस तरीके से बनाया गया है वो वर्क करे। सो अगर आप ये वो देते हैं कि पिछले वाले प्लान में भी मैंने ये किया था तो ये इस बार भी वर्क करेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ पिछली बार तो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था, मैंने प्रैक्टिकल नहीं पढ़े थे लेकिन मैं पास हो गई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी मैं थ्योरी पढ़ूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दूंगी तो चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सेम वे में यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। अगेन एग्जाम्पल आप इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, फॉर्मल भी लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्मल एग्जाम्पल की देनी है, उसके बाद आप इनफॉर्मल पे शिफ्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लिमिटेशन पोर्शन। हमारे 6 लिमिटेशंस थे, हमने 6 के 6 पढ़ लिए। आई होप आपको 6 के 6 लिमिटेशन समझ में आए हैं। अगर किसी में भी कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन है नीचे, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। विद दैट, अगर आपको 4th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू है तो आप उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।